नमस्कार दर्शकों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थाओं की उपलब्धता का एक नया आयाम देखने को मिल रहा है। एक नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। प्रयास सिर्फ यही है कि जो प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, उसको ज़मीनी स्तर पर एक रूप दिया जा सके। ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी के रुचि के अनुरूप हो, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसको घर के आसपास मिल सके और सबसे ऊपर जो गुणवत्ता शिक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इस मुहिम के अंतर्गत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग की स्थापना की जा रही है, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। बहुत सारे मिथ हैं, लोगों की अवधारणाएं बनी हुई हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. खरे जी का। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ये जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था, जो इस अंडमान निकोबार ग्रुप समूह के शिक्षा की को आगे ले जाने का और उन्हें एक नई यूनिवर्सिटी प्रदान करने का, मैं उसका एक पार्ट हो सका। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स चल रही थी, एफिलिएशन वगैरह थे। क्या प्रयोजन था इस यूनिवर्सिटी को यहाँ लाने का? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यहाँ पर हर क्षेत्र का एक बहुत अच्छा कॉलेज था जी। जैसे कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज था, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज था, यहाँ पर डेब्रिट जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, लॉ कॉलेज था। सभी कॉलेज यहाँ पर थे, लेकिन उनको उन कॉलेज के समूहों को एक धागे में पिरोना, एक यूनिवर्सिटी के साथ में लाना, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो यहाँ की अपनी यूनिवर्सिटी हो, जिसको नाम दिया गया नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। ये इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर शिक्षा का विकास हो सके और शिक्षा का स्तर और यूपर ले जाया जा सके। तो मुख्य रूप से जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुणवत्ता शिक्षा, उसको सुनिश्चित करने का एक लक्ष्य जरूर रखता है ये यूनिवर्सिटी। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान है। अगर कुछ बच्चे ने कुछ समय तक शिक्षा कर ली है और किन्हीं कारणों से उसे बीच में छोड़ना पड़ रहा है, तो उसे या तो सर्टिफिकेट के फॉर्म में या डिप्लोमा के आधार पर कुछ दिया जा सके उन सब्जेक्ट के आधार पर, तो जाकि वो, और बाद में एक ऐसा भी प्रावधान है जिसे हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उसने जो भी कोर्स किए हैं वो एक बैंक की तरह उसमें रखते हैं, बैंक, इसीलिए उसे बैंक कहा गया। और वो अगर कुछ समय बाद अपनी शिक्षा को फिर से शुरू करना चाहता है या वही कोर्स लेकर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो वो उसको क्रेडिट की तरह यूज कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छे प्राविधान है इस एनईपी में, और निश्चित तौर पर ये जो यूनिवर्सिटी है ये इन प्राविधानों के एनईपी को पूरी तरह कंप्लाई करेगी। बिल्कुल जी। अब दूसरी बात करते हैं। लोगों में एक अवधारणा बनी हुई है कि ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। कई लोगों के मन में है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती तो अच्छा होता, लेकिन जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उन कॉलेजों में भेजने वाला है, वो जरा सा कंफ्यूज रहता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूल रूप से क्या अंतर होता है इन दोनों में? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब एक साधारण शब्दों में कि अगर फुल फ्लेज्ड एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे शिक्षा के विभाग भी होंगे, वो उनके अपने प्रोग्राम भी नए होंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और एक यूनिवर्सिटी खोली जा सकेगी जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इसको त्वरित रूप से करना है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का आधार ये है कि जो कॉलेजेस हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे और एक ये यूनिवर्सिटी की तरह संचालित करेगी। वो उसके परीक्षा के मापदंडों को देखेगी, उसके क्यूरिकुलम को देखेगी, उनकी एजुकेशन के और चीज़ों को देखेगी, और
उपयुक्त रूप से उनको और ऊपर उठाने का, स्तर उठाने की कोशिश करेगी, पर इसके अपने कोई प्रभाग शुरुआत में नहीं होंगे। ऐसा डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है कि जितना मैं समझता हूँ कि शुरुआत में ये इन्हीं कॉलेजेस को कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी का पार्ट हो जाएंगे, और जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन मानकों में खुद अच्छी बढ़ोतरी करना चाहेंगे। मानकों में आवश्यकताओं के अनुसार। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज की तो अगर देखें तो इस द्वीप समूह में कई ऐसी चीजें हैं जो एकदम विशेष हैं जी। जैसे कि यहाँ की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मैरीन रिसोर्सेज हैं, यहाँ का अपना कल्चर है। अगर ये कोर्सों का समावेश हम किसी दूसरी विश्वविद्यालय से कहें कि हमें हमारी या यहाँ की जो अपेक्षाएं हैं या यहाँ का जो रीजनल रिक्वायरमेंट है, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम उनको ले जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। पर अगर ये यहाँ की स्वयं की यूनिवर्सिटी इन आवश्यकताओं को लेकर उनको क्यूरिकुलम में समावेश कर सकती है, उस तरह के प्रोग्रामों को बढ़ावा दे सकती है, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे सकती है। तो अभी आपने करिकुलम की बात कही, तो क्या जब ये जो 7-8 कॉलेजेस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चल रहे हैं, ये इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे, तो क्या इनके करिकुलम में भी कुछ बदलाव लाया जाएगा या संभावनाएं हैं? जी, अभी तो प्रारंभ में कोई भी चीज अचानक कर देने से त्वरित तो नहीं हो सकती। अभी तो जो ये क्यूरिकुलम फॉलो हो रहा है वो लगभग वैसा ही होगा। शिक्षा और शिक्षण और शिक्षक भी वही होंगे। कोई मैं तुरंत बदलाव नहीं देखता। हालांकि इसमें हमने प्राविधान रखा है कि हम कुछ मेंटर इंस्टीट्यूट्स लाएंगे हर विषय के, जैसे कि मेडिकल कॉलेज के लिए हमने एम्स भोपाल से बात की है, या डेब्रिट के लिए, डेब्रिट शुरू कर चुका है, इस यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, और डेब्रिट इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हुआ है। तो उसके लिए NIT पुडुचेरी उनको सहयोग देंगे एज ए मेंटर इंस्टीट्यूशन। तो हम अगर रिस्पेक्टिव क्षेत्र के हायर इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको मेंटरिंग रोल देंगे, धीरे धीरे से थोड़ा स्तर में बढ़ाव होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल जी। तो जब आपने मेंटरिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कही है, तो एक मुद्दा मुझे बहुत बार उभर के मुझे दिख रहा है कि लोगों में एक सोच है कि अगर ये यूनिवर्सिटी बन रही है तो क्यों ये सारे इंस्टीट्यूशंस एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन के साथ MOU साइन कर रहे हैं, तो क्या ये उसी का पार्ट है? देखिए, जैसे मैं IIT सिस्टम से आता हूँ, तो IIT हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सरकार ने ये सोचा कि IITs हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो तकनीकी शिक्षा में बहुत अग्रणी होते हैं और लोगों को फायदा होता है, छात्रों को, विद्यार्थियों को। तो लेकिन उन्होंने एक नई जगह, मान लीजिए एक नए IIT की घोषणा की या स्थापित करने के लिए विचार बनाया, तो वहाँ पहले दिन से तो नहीं हो सका। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि IIT जम्मू जब खोला गया तो IIT दिल्ली ने उसको मेंटर किया। तो शुरुआत में छात्र IIT दिल्ली में पढ़े, यहाँ की लेबोरेटरी यूज़ की, यहाँ से शिक्षक वहाँ गए, वहाँ धीरे धीरे स्थापनाएं की चीज़ों की, 2 साल तक हैंड होल्डिंग किया, तो वो एक मेंटरशिप हो गई। आज वो उसके 2-3 साल बाद उनके अपना चीज़ें डेवलप हो गई और वो IIT जम्मू एक अच्छा IIT में आने लगे, इंडिपेंडेंट अपना काम शुरू कर दिया। तो मेंटरिंग का मतलब हैंड होल्डिंग इन द बिगिनिंग, एंड मेंटरिंग बाय द गुड इंस्टीट्यूशन मीन्स or reputed institution means those value, those characters, those advancement in the area will be inculcated in your system also. बिल्कुल, मतलब जो पूर्ण रूप से स्थापित संस्थाएं हैं उनमें जो पाठ्यक्रम है, उनकी प्रणाली है, उसको नए वाले में इनकलकेट करना ताकि आप उसे सीख सकें। क्योंकि उद्देश्य तो थोड़ा ऊपर ही ले जाना है सने, लेकिन शायद इससे उसमें मदद मिलेगी जब आप एक उच्चतम शिक्षा संस्थान से जुड़ते हैं। तो मतलब ये जो MOU साइन हो रहे हैं या किए गए हैं, वो मुख्य रूप से उद्देश्य इस बात का है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो प्रणाली, उनकी पद्धति, उसको सीखा जाए, अपनाया जाए, ताकि एक दिन हम अपने स्थान पर अपने बलबूते पे उसके अनुरूप तैयार हो सके। निश्चित तौर पे ऐसा कह सकते हैं, पर यह है कि इन मेंटर इंस्टीट्यूशन से जो MOU हुए हैं वो यही कहा गया कि हमारे क्यूरिकुलम को रिवाइज करने में हमारी मदद करें सने। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि अभी तो लगभग कोई चीज शुरुआत में लगभग वैसे जब तक सिस्टम स्थिर नहीं हो जाता फिर हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे।
तो ये जो है उनको क्यूरिकुलम में वो हमारी मदद करेंगे, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के रिफॉर्म को कर सकते हैं थोड़ा, कि कैसे बेटर क्वेश्चन सेटअप किए जा सकते हैं जिससे जो हमारे विद्यार्थी हैं दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। सी इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर वो उनका क्यूरिकुलम अपडेटेड है, उन संस्थानों से लगभग मिलता जुलता हो जाए, तो हमारे छात्र भी उनके बराबर के ही हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, एग्जामिनेशन उसी स्तर पर दे सकेंगे, तो उनकी मार्केट में, प्लेसमेंट में और उनकी हायर एजुकेशन में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए हमने ये मेंटर इंस्टीट्यूट साथ ये तो अच्छा सोच है, लेकिन लोगों में एक मिथ बनी हुई है कि एमओयू क्यों साइन कर रहे हैं जब यूनिवर्सिटी बनी रही थी। चलिए अब दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। अब तक आपसे बात करके हमें ये लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव में नहीं आने वाला, जो इंस्टीट्यूट जैसे हैं चलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे हर पहलू, चाहे वो गुणवत्ता हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक एफिलिएटेड कॉलेज होकर किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करना और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर रहना, क्या अंतर आता है? एफिलिएटेड कॉलेज जब दूसरी यूनिवर्सिटी से जुड़ता है जी, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी तो आपको उसके जो एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स हैं जी, उनका जो क्यूरिकुलम है, जो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न है, उस सबको इन टोटो आपको एग्री करना होता है। लेकिन अगर आप स्वयं की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर आप चीज़ें रिवाइज करने के अपने आधार पे उसको बनाने में आसानी होती है और वो आपके द्वार पर है, यहीं पर है, लोकल है, वो आपकी बात बेहतर समझ सकती है। तो दूसरे संस्थानों पे वो भी हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें डिग्री दे रहे हैं, पर हमें वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, क्योंकि डिग्री उनकी देयर डिग्री इज मोर मेंट फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड देयर दिस थिंग, दे आर हेल्पिंग अस आउट टू गिव द डिग्री, बट देन वी हैव टू वी हैव टू फॉलो देयर थिंग। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा रीजनल जो हम चाहेंगे कि यहाँ का विकास हो, हर चीज़ का विकास यहीं होना चाहिए, यहाँ की शिक्षा यहीं सक्षम हो जानी चाहिए, वो शायद उतना संभव नहीं हो पाता। तो क्या ये मानकर चलें कि जब यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी तो यहाँ की जो स्कूली शिक्षा है उसके अनुरूप कुछ पाठ्यक्रम आ जाएंगे, जो नियमों का जो आंकलन होगा यहाँ के अनुरूप होगा? जी जी, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है जो आप कह रहे हैं। शायद आपने मुझे सही शब्द दे दिए कि यही आधार है, यही आधार है, और यहाँ शिक्षा का विकास हो सकेगा। बच्चे अगर ये देखेंगे कि हमारे द्वीप समूह में या हमारे अंडमान निकोबार समूह में स्वयं एक विश्वविद्यालय है और जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका नाम होगा, हमारा नाम होगा, तो बच्चे शिक्षा में और भी मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। अभी उनको दिखता है कि भाई ये यहाँ हमारे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी कहीं और है जी, पर जब वो देखेंगे यूनिवर्सिटी यही है, यही हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हम, तो शायद शिक्षा के प्रति उनका मेरे ख्याल से जो और रुझान बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर भी कि जो जिस तरह से मान लीजिए यहाँ के स्कूल में एक अलग, थोड़ी सी ऐसे तो अलग नहीं होती पद्धतियाँ, पर मान लीजिए थोड़ा कुछ सब्जेक्ट्स अलग हैं या पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, तो वो बच्चे ज़्यादा फेमिलियर, तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे, ताकि हम जब एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स क्रिएट करें या क्यूरिकुलम करें या एग्जाम पैटर्न करें तो हमें उनके आधार, इस यहाँ के आधार पर कर सकें। बिल्कुल ऐसे भी देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ के जो अधिकतम कॉलेजेस है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो वो जो एरिया है वो तमिल लैंग्वेज डोमिनेटेड है। तो जब हम अंडमान निकोबार में अपनी यूनिवर्सिटी बनेगी तो हो सकता है कि ये प्रावधान करे कि यहाँ तो हर क्षेत्र के लोग हैं, तो हर भाषाओं की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध हो, भाषा को पढ़ने का, जानने का मौका मिले उनको। मल्टीलिंगुअल हो सकता है, मल्टीलिंगुअल हो सकता है। तो और यही तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विद्यार्थी की उसकी अपनी भाषा में हमें पढ़ाना है जी। तो मैं तो इसको विन विन सिचुएशन मानता हूँ। जी जी, नहीं ये तो काफी कुछ अच्छा होता दिख रहा है। और चूंकि अब ये बात हो ही जा रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि पहले ही आपने एक बात कह दी कि वो जो एकेडमिक क्रेडिट जो उनका होगा वो एक प्रावधान था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो और कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं और क्या सोच है आपकी इस यूनिवर्सिटी को लेकर कि कैसे, हालांकि एक दिन में तो नहीं होने वाला, समय लगता है, कैसे आप एड्रेस करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैंडेट्स हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मल्टीपल एंट्री है जी, उसको हम तुरंत करना चाहेंगे जब यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाए। मल्टीपल एग्जिट भी हम देंगे, ये तो होना ही चाहिए।
और अगर मान लीजिए उसने 1 वर्ष या 2 वर्ष तक के कोर्स ले लिए हैं तो क्या हम उसे एक डिप्लोमा दे के देना चाहेंगे, ताकि 2 वर्ष का जो उसका अध्ययन हुआ है वो बिल्कुल वैसा ना रहे। डिग्री मान लीजिए किसी कारणों से वो नहीं ले पा रहा है 3 वर्ष की, तो 2 वर्ष में हम उसे डिप्लोमा दे सकते हैं। इस तरह के प्रावधान जरूर किए जाएंगे। सर, ये तो बात हो गई जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, आप आने वाले दिनों में इस संस्थानों में यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाएंगे। एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है गुणवत्ता शिक्षा का, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत जोर देती है और कहती है कि बच्चे की अपनी मातृभाषा के अनुरूप उसको शिक्षा दीजिए, उसके घर प्रवास दीजिए, उसके रुचि के अनुरूप दीजिए, और जो भी उसको ज़रूरत है बेहतर शिक्षा लेने के लिए उसको मुहैया करवाइए। तो ये कैसे आपका यूनिवर्सिटी इंश्योर करेगा कि जो गुणवत्ता शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो आपकी अम्ब्रेला के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसको मिल सके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक शिक्षा में गुणवत्ता के 3 मुख्य आधार हैं जी। शिक्षक, कोर्स क्यूरिकुलम और एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स। हम इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहेंगे, इसीलिए जो आपने पहला प्रश्न किया था, हम मेंटर इंस्टीट्यूट ला रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट्स से MOU करने का आधार ही यही है कि चूंकि वो संबंधित विषय में बहुत अग्रणी हैं, तो हम उनके साथ मेंटरशिप में हम उस स्तर तक पहुंच सकें, गुणवत्ता हमारी हो सके वहाँ तक। तो हम क्यूरिकुलम को रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलेगी जी, और ये फायदा होगा यूनिवर्सिटी को। और शिक्षक हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी भी वही पढ़ा रहे हैं, वही भी पढ़ाएंगे, पर आगे जब यूनिवर्सिटी का विकास होगा और हम शिक्षक लाएंगे तो हम बहुत उच्च क्वालिटी के जो शोधकर्ता या शिक्षण अन्य शिक्षण संस्थानों से जो हैं चाहेंगे कि वो यहाँ पे एज ए शिक्षक हम उनको ला सकें या रिसर्चर की तरह ला सकें। और एग्जामिनेशन में हम लोग, चूँकि हमारी अपना ये विश्वविद्यालय होगा, तो यहाँ पे हम एग्जामिनेशन को काफ़ी ठीक से कंडक्ट कर सकें, क्योंकि देखिए आजकल गुणवत्ता का बहुत महत्व है। भारत सरकार भी देख रही है कि आपकी NIRF रैंकिंग क्या है, रिक्रूटर्स भी ये देख रहे हैं कि किस रैंकिंग से बच्चे आ रहे हैं। और जो हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं दूसरे देशों में, अपने देश में, तो भी वो देखते हैं कि आपने क्या कोर्स पढ़े और कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न था। तो हमारी ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये इस पे हम खरे उतरना चाहते हैं जी। और हम चाहेंगे कि हमारी गुणवत्ता इस आधार पर हो, ताकि यहाँ के बच्चे जो आइलैंड के बच्चे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ना कहा जा सके कि ये आइलैंड से थे और मेल जो एक होता है, एक अलग सा भाव ना दिया जाए, और ये बिल्कुल उनके बराबर समकक्ष खड़े हों जब कंपटीशन की बात आए। ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, निश्चय ही ये होगा भी। जब आपका विजन है और आप सोच के चल रहे हैं तो निश्चय ही होगा। और एक दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। ये तो आपकी सोच है कि हम गुणवत्ता शिक्षा देना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन के स्पेशली अगर स्कूल एजुकेशन की बात है तो दूसरा माहौल होता है, लेकिन हायर इंस्टीट्यूशंस में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो उनका सर्विस कंडीशंस, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका लर्निंग कंडीशंस। क्या सोचते हैं आप कि जब यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला के अंतर्गत सब आएंगे सारे संस्थान, तो क्या उनकी सर्विस कंडीशंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी या बदला जाएगा, या उनके रिक्वायरमेंट्स को एक नया वॉइस दिया जाएगा? देखिए, सर्विस कंडीशन तो अभी भी वही है जो केंद्रीय सरकार ने निर्धारित की हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इस यूनिवर्सिटी के आने से जो एफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं उनकी सर्विस कंडीशन या जो शिक्षक हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भावना लोगों में बनी हुई है, ये तो नहीं पड़ेगा, हमारा हक चला जाएगा और समथिंग नहीं। ये तो केंद्रीय से निर्धारण है, अंडमान निकोबार से निर्धारण है, इसमें तो कोई चीज यूनिवर्सिटी नई नहीं कर सकती है, सब कुछ निर्धारित है। जो अभी है वही रहेगा। इनफैक्ट बेटर हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक वॉइस मिलेगी जी। आज वो अगर हम यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं कि ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं या ऐसा होना चाहिए हमारे लिए, इस तरह की परिस्थितियों में हमें ऐसी चीज़ें हमारे लिए मुहैया होनी चाहिए, तो वो शायद यूनिवर्सिटी उनकी वॉइस रख सकती है या उनकी चीज़ों, क्योंकि ये उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है। तो मैं नहीं समझता कि, और ऐसे भी जब यूनिवर्सिटी कहने जाएगी तो उसके वॉइस का एक वैल्यू और वेटेज होता है। हाँ, हम एक ब्रिज हैं जी इनके साथ और जो हमारे अधिकारीगण हैं उनके साथ जी।
लोगों में एक मिथ है कि जब यूनिवर्सिटी आएगी तो जो फी स्ट्रक्चर होगा वो एनहांस हो जाएगा और लोगों की जेब पर ये भारी पड़ने लग जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये मैं तुरंत ही इसका जवाब देना चाहूँगा कि फ़ी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता जी। फ़ी स्ट्रक्चर वैसे भी केंद्रीय विद्यालयों में भी और केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें भी और जो संस्थान हैं उनमें भी ये कई जगह सरकार स्वयं निर्धारित करती है और कई जगह कम भी करती है, पर वो तो अलग चीज़ है पहलू। लेकिन जो हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं, फ़ी स्ट्रक्चर में मैं कोई परिवर्तन नहीं देखता जी, कोई नहीं देखता। क्योंकि प्रशासन वही है और उसी के अंतर्गत सब कुछ होना है। तो बिल्कुल, देखिए वही मैं इस बार तुरंत ये कहना चाहूँगा आपको कि ना तो शिक्षकों की सर्विस कंडीशन में कोई परिवर्तन होने जा रहा है, ना इन कॉलेजेस की स्टेटस में कोई परिवर्तन होने जा रहा है, ना ही इन बच्चों की जो फ़ी है इसमें कोई परिवर्तन हो जाए। ये वैसे ही कार्य करते रहेंगे जैसे ये कर रहे हैं, मैं कोई परिवर्तन नहीं देखता। और केवल कि ये एक अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाएंगे जहां ये अपनी इनकी चीज़ें हम एक बेहतर ढंग से देख सकेंगे या इनको जो आप गुणवत्ता की बात करते हो उसकी तरफ सुधार ला सकेंगे, हमें विजिबिलिटी मिलेगी। हम इन 5, 6 या 7 जो संस्थान हैं जो बहुत इनको विजिबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल है ना। एक और पहलू जो अमूमन यहाँ के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस फेल्स करते हैं, फैकल्टीज़ की अवेलेबिलिटी। हालांकि संस्थान बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन भारत राष्ट्र की मुख्य भूमि से दूर होने की वजह से यहाँ पे फैकल्टीज़ आने से थोड़ा कतराते हैं। तो क्या सोचते हैं आप, कैसे इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करेंगे? ये जितने प्रश्न अभी तक आपने पूछे हैं ये सभी इस बात को आंसर करते हैं लगभग। आप देखिए, अगर एक यूनिवर्सिटी बनती है यहाँ पर तो उन लोगों की जो महत्वाकांक्षी हैं, जो हायर एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, वो सोचेंगे कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ जा सकता हूँ। अभी अगर ये आप ऐसे मान के चलें कि एक कॉलेज में वो वैकेंसी है और एक यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, तो आप किसे यूनिवर्सिटी को करेंगे? तो यहाँ कॉलेज में निकलेगी तो शायद उतने लोग ना अप्लाई करें, पर अगर यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई पद आता है, रिक्त होता है, तो निश्चित तौर पे उसमें ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं आज लोगों ये स्ट्रेचर का इफेक्ट होता है। जी, ये तो बिल्कुल। अब समय तो काफ़ी कम रह गया, हमारे पास बहुत कुछ बाकी था, लेकिन अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी के बनने से, इसकी स्थापना हो जाने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक एजुकेशनल हब बन पाएगा? निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कई उच्च संस्थान एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं तो उनके विकास की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। एजुकेशन हब इसलिए कि यहाँ पर लगभग सभी जो विषय हैं वो हैं। लॉ कॉलेज है, जैसा मैंने पहले भी कहा, आर्ट्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है, सभी कॉलेजेस तो हैं। लेकिन क्या यहाँ शोध संस्थान है? नहीं। अगर हम ये चाहें कि इंजीनियरिंग में मैं एक स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स खोलना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम लाना चाहता हूँ, मास्टर्स प्रोग्राम, या तो क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ मुझे कन्विंस करने में समय लगेगा? पर अगर वही मैं अपनी यूनिवर्सिटी से कहूँ कि नहीं, ये समय की ज़रूरत है या हमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, तो हम ला सकते हैं। तो इसलिए जो आपका प्रश्न था वो मेरे हिसाब से ऐसे संस्थान मैं देखता हूँ। संस्थान ये मतलब नहीं कि अलग से खुल रहे हैं। आप देखिए, कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं जी। स्कूल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड रिसर्च एरिया को कैटर करते हैं। तो हमारे कॉलेजेस में ऐसे किए जा सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो संभावना बनती है, रिसर्च बढ़ेगी, फैसिलिटी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो दिस कैन कम अप। फॉर इंस्टेंस आप देखिए, यहाँ पर फिशरीज एक बहुत बड़ा लोगों का एम्प्लॉयमेंट का वो है। फिश प्रोसेसिंग कैन बी वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन some of the colleges, maybe let's say engineering college. So that kind of thing, that kind of enormous possibility exists if you have a university. So I think मैं तो बड़ा इसको एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ। इसको निश्चित तौर पे ये एक एजुकेशनल हब के रूप में ये जगह, यहाँ बहुत संभावनाएं हैं
ज़रूरत है अधिक काम करने की, बिल्कुल, और बड़ा सोच रखने की। जी। अब चलते चलते इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते आप इन दीप समूह के युवाओं को जो हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का देश के विकास में बहुत योगदान है, रहा है और रहेगा। कोई भी देश तभी प्रगति करता है जब वहाँ के युवा प्रगति करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब यहाँ के युवा आगे बढ़ेंगे, इन हमारे संस्थान से जुड़ेंगे, हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे, उनका जो यहाँ का गुणवत्ता शिक्षा की अच्छी होगी, वो देश के निर्माण में मदद कर पाएंगे, इस दीप समूह के विकास में मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो यहीं के हैं, यहाँ की समस्याएं समझते हैं, यहाँ की ज़रूरतों को समझते हैं, और यहाँ के लिए आकांक्षा भी रखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा संदेश होगा उनको कि ये आपका है, आप इसे आगे बढ़ाएं, शिक्षा के माध्यम से यहाँ का विकास करें। बिल्कुल, ऐसा मैं कहना चाहूँ। तो दर्शकों, आज हमने बात की दीपों में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में, और जाना कि क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस संस्थान के यहाँ शुरू होने से, और कैसे ये यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को छुएगा और राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देगा इन द्वीपों को। प्रोफेसर एस के खरे जी, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी, और जो भी अवधारणाएं बनी हुई थी गलत, उनको साफ किया। निश्चय ही आपसे बातचीत करके हमें लाभ हुआ और हमारे दर्शकों को कई बातों का खुलासा हुआ। इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस अर्थपूर्ण बातचीत के लिए तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।